हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शेख साहब फरमाइए, आप क्या कह रहे थे? जी मैं असल पे वो एक आपने सवाल किया था जनूबी पंजाब के हवाले से, जो तख्ते लाहौर पे जो उन्होंने बात करते हैं, ये फैसल अब सिर्फ मेरे ख्याल में सियासी तकरीर के एक अल्फाज रह गए हुए हैं। मतलब मैं ये 52 सीटें हैं मेरे ख्याल में, जो मैं समझ पाया हूँ उस खत्ते की, जिस खत्ते की जो बात करते हैं उसमें से 7 सीटें जो हैं वो कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, वो सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। अच्छा, या एक लम्हे के लिए आप इसको ज़रा पुष्ट पर रख दीजिए कि भाई पंजाब हुकूमत जो है वो उनका हिस्सा नहीं दे रही, उनका हक नहीं दे रही। तो जो आपके वज़ीर आज़म हैं, जो लामहदूद वसाइल के मालिक हैं, जो जिनके पास इतने इख्तियारात हैं कि शायद इस वक्त पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वो कहते हैं मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, हर चीज़ मेरे ताबे है। तो कौन सी चीज़ माने हैं कि आप उनके हकूक या उनकी डेवलपमेंट या उनके मामलात को आप एड्रेस नहीं कर सकते? ये मेरा ख्याल में सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे उनमें कुछ सच्चाई और गहराई नजर नहीं आती। फरीद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप इस वक्त न्यूट्रल हैं सारी बहस के अंदर। इस बार सदर मोहतरम ने सियासी जमातों पर नजला कम गिराया और जुडिशरी पर ज्यादा गिराया। क्या सियासी जमातों से कोई मुफाहमत होने के चांसेस हैं कि वो जुडिशरी की तरफ बंदूकें कर रहे हैं? नहीं, बात तो इनकी बड़ी वाज़ेह है ना जी कि जी वो असल में तो मुकाबला करना चाहते हैं इदारों के साथ है, और चूंकि मामलात उनके इदारों में गए हुए हैं, अदलिया में गए हुए हैं, चीज़ें वहाँ मेमो का मामला वहाँ पे है, NRO का मामला वहाँ पे है, वो ये समझते हैं कि जी इसको कार्नर करके रखे और ऐसी फिजा एक बना दे कि जिसमें जुडिशरी को एक लिहाज से जानबदार साबित किया जाए। ये केस तो करते हैं, वो केस क्यों कर रहे हैं, वो केस क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे, ये उनका लवराजा था। यानी वो जुडिशरी को गाइड करना चाहते हैं और लोगों के जहनों में डाल रहे हैं कि जी जो हमारे केस है वो क्यों जुडिशरी सुन रही है। और तो ये सारे मामले के अंदर वो सियासी जमातों के साथ तो कोई मफाहमत का इम्कान नहीं है, किसके साथ वो करेंगे। लेकिन डायरेक्शन वो जुडिशरी पे रखना चाहते हैं, वो असल जुडिशरी पे रखना चाहते हैं अपने जराइम की वजह से। ओके जी, एक बात नहीं, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है जुडिशरी के बारे में। देखिए, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का दर्द बेनज़ीर भुट्टो से तो ज्यादा किसी के पास नहीं था ना। मैं आपको जी, बेगम नुसरत भुट्टो से ज्यादा तो दर्द किसी और के पास नहीं हो सकता। बेशक। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार संभालते ही 2 दिसंबर 88 को इक़्तिदार संभाला। भुट्टो साहब की बरसी थी 4 अप्रैल 89 में, 10वीं बरसी। उस मौके पर 9 अप्रैल को कराची में दुनिया भर के ज्यूरिस्ट को बुलाया। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दुनिया भर के, अमेरिका के साबिक अटॉर्नी जनरल, इंग्लैंड के इंतहाई मुस्तनद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जी, और मलेशिया और फ्रांस, दुनिया सब जूरी, 3 दिन का सेशन था जी। ये मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मकसद ये था, अच्छा सर, कि भुट्टो साहब के जो ट्रायल थी, वाज इट ए फेयर जेन्युइन ट्रायल और नॉट। वो तमाम ज्यूरिस्ट ने मिलकर ये सनद दी थी कि भुट्टो साहब के जो ट्रायल हुई थी वो इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी थी, और भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो जुडिशल मर्डर था। मैं बात इसलिए ख़त्म करना चाह रहा हूं कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय आप भुट्टो साहब के उस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं जिस केस के बारे में पूरे पाकिस्तान में इत्तेफाक राय है, कोई शक नहीं कि वो जुडिशल मर्डर था। वो जज खुद कह रहे हैं कि भाई, और जज भी खुद कह रहे हैं। मेरा अब ये मकसद पूछने का मकसद है कि भाई ये जुडिशरी पर आप ये क्यों बर्डन आपने तो डाला हुआ है जी, तमाम जजेस सुन रहे हैं जी, वो केस वो ना सुने तो मुसीबत, वो सुन रहे हैं तो उनका वक्त। अच्छा, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों
کے اوپر توجہ نہیں. آج یہ بھی وہ تو صاحب ہے وہ تو حکومت میں وہ تو اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. سر جسٹس طارق محمود, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب لائن پہ موجود ہیں. طارق صاحب السلام علیکم. طارق محمود صاحب السلام علیکم. شاید آواز نہیں سن پا رہے میری, وہ دوبارہ ملاتے ہیں. شیخ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے اقبال حیدر صاحب نے فرمایا کہ جو 80% مینیفیسٹو تھا وہ اینرکی, کیوس اور پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کا تھا. یہاں تک 80% کو تو آ گئے. آخری برس ہے, کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یا پی ایم ایل این جس سے بڑی توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے ہفتوں دنوں میں کچھ نہ کچھ اس کو روکنے کے لیے کرے گی؟ کیا میں معذرت خواہ ہوں, جسٹس صاحب لائن پہ آ گئے, طارق محمود صاحب. طارق صاحب السلام علیکم. میں آواز ابھی بھی نہیں سن پا رہا ہوں ان کی. جسٹس طارق محمود صاحب السلام علیکم. نہیں, میں آواز نہیں سن پا رہا. شیخ صاحب سوری, جو پی ایم ایل این سے توقع کی جا رہی کچھ ہوگا اس میں, یا ایسے ہی یہ 80% 100% میں پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ بات اب طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون ایک ٹف ٹائم دے گی, وہ چاہے قومی اسمبلی کا فلور ہو یا پاکستان کی گلیاں بازار ہوں, کیونکہ یہ ایک حد ختم ہو گئی. اب میں اس میں تھوڑا سا آپ کو فیصل یہ بتا دوں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں اقبال حیدر صاحب میری اس بات سے اتفاق کرتے کہ نہیں کرتے. یہ اب پیپلز پارٹی انتظار میں ہے کہ سینٹ کا الیکشن کسی طرح گزر جائے, اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ایکسپلوژن جیکٹس پہن کے پھریں گے اور کہیں نہ کہیں ایسا دھماکہ کریں گے کہ یہ شہید ہوں. شیخ صاحب وہ تو ان کی کوشش ہے نا, لیکن شیخ صاحب وہ تو ان کی کوشش ہے, لیکن آپ کی کوشش کیا ہے کہ اس پروسیس کو روکیں کہ نہیں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اگر کیونکہ آج کا آپ کا جو پروگرام ہے اس ٹاپک پہ نہیں ہے, ہماری کوشش بلکہ ہماری دوسری جماعتوں کے ساتھ جو اس وقت وہاں پہ نہیں ہے پارلیمنٹ میں, ان کے ساتھ مل کے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی کیا جائے وہ اس طریقے سے کیا جائے کہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو, کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہمیں غیر جمہوری طریقے پہ اتار دیا گیا, ورنہ ہم تو پچھلے آخری 4-6 مہینے میں اس ملک کی تقدیر بدلنے والے تھے. اوکے شیخ صاحب میں کلام کروں گا. جسٹس طارق محمود صاحب لائن پہ موجود. طارق صاحب السلام علیکم, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جناب علی, آج صدر صاحب نے جو ہے تمام ڈائریکشن اپنی جو ہے جوڈیشری کی طرف رکھی. ایسا کیوں ہے جوڈیشری کو یہ کہنا کہ وہ محترمہ کے قتل کا سراغ لگائیں, اور باقی جو آپ کی طرف نظریں ہیں کہ میرے ہی کیسز کیوں دکھتے ہیں اور جو ان کے خلاف جو باقی کیسز ہیں وہ نہیں چلتے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, گزارش ہے کہ پہلے تو یہ بنیادی طور پر بات ہی غلط ہے. دیکھیں, عدالت کا یہ کبھی کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کیس میں قاتلوں کا یا چوروں کا یا ڈاکوؤں کا سراغ لگائے. دیکھیں, جب بھی کوئی آفینس کمٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے ایگزیکٹو سے, یہ بنیادی طور پر ان کا کام ہے. پھر انویسٹیگیشن بیچ میں آتی ہے, پھر پروسیکیوشن بیچ میں آتی ہے, اور اس کے بعد عدالت میں جو ہے عدالت کا جو ہے نا وہ رول آتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو کے قاتل جو ہے عدالت تلاش کرے یا ان کو پکڑے, یہ تو بالکل ہی جو کانسیپٹ ہے قانون کا اس کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ بات بھی گو کہ کچھ لوگ جو ہے نا بے نظیر بھٹو کے کیس میں جو ہے ٹرائل فیس کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے, مختلف موقع پر مختلف وزیر بھی کہتے ہیں, رحمان ملک صاحب نے بھی کہا, کچھ اور لوگوں نے, انہوں نے کہا جی قاتلوں کے نام تو ہم کو پتا ہے لیکن ہم مناسب موقع پر جو ہے اس کا جو ہے نا ڈسکلوز کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو جو لوگ ٹرائل فیس کر رہے ہیں وہ تو یہ پلی لیں گے کہ جناب ہم تو انوسینٹ لوگ ہیں. رحمان ملک صاحب یا دوسرے صاحبان خود کہتے ہیں کہ قاتلوں کا نام ہم کو پتا ہے اور مناسب وقت پر اس کا اظہار کریں گے. اور تیسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیکھیں کرمنل کیس میں ڈیلے جو ہے بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے. اگر 4 سال پہلے قتل ہوا تھا اور اس کے نام ابھی تک آپ نے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں, تو اگر آج آپ ان کے نام سامنے لے بھی آئیں گے, انلیس کوئی ایکسٹرا آرڈنری بہت ہی مضبوط قسم کا پروف سامنے آ جائے جس پر 1% بھی ڈاؤٹ نہ کیا جا سکے, تو پھر تو وہ سارا فائدہ تو انہیں کیوز کو ہوگا جن کے نام آپ سینے میں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب علی, عوام کا یہ بھی سوال ہے کہ جوڈیشری جو ہے کسی بھی کیس کا حتمی طور پہ ایسا فیصلہ نہیں دیتی جس سے کہ کچھ ہو, اور ساتھ میں صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی قدم نہ اٹھانا جوڈیشری کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا؟
اور یہ देखिए, कहते मैं हैं आपको कि आज बताऊं, जुडिशरी ये जो मेरे बस बात में ये है होती ना जी। कि जैसे मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हमारा टेक ओवर होने का कोई इरादा नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कुछ साजिशें हो रही हैं, और मिसाल के तौर पर अगर जुडिशरी की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब अगर कोई ऐसा वाकया हुआ तो हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे। मैं तो चूंकि कानून का स्टूडेंट है, मैं इन बयानात में कभी भी उसको जो है इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसकी वजह सुन लें, देखें बात सुने, अब 77 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, और ये जो है आखिरी जो हुआ था वो 90s वाला मामला नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है। अब आर्टिकल 6 के दो हिस्से हैं। पहला आर्टिकल ये कहता है, सब आर्टिकल 1, कि कम व्हाट में मिलिट्री जो है कांट टेक ओवर, अगर है तो ये ऑफेंस है और उसके साथ डेथ है। और दूसरा आर्टिकल 18वीं तरमीम के बाद बहुत अहम है, वो ये कहता है कि अगर मिलिट्री टेक ओवर होता है तो कोई इसको वैलिडेट नहीं करेगा, अगर वैलिडेट करेगा तो वो भी एक ऑफेंस है और उसकी भी वही सजा है। तो बात बड़ी सीधी सी है, या तो आइन पर हम ना उसको पढ़ते हैं ना हम उस पर ईमान रखते हैं। अगर आइन हमारा वाकई जो है अल्लाह ताला कुरान पाक के बाद आइन वाकई हमारा वो किताब है जिस पे हमने सारे सिस्टम को चलाना है, तो जब आइन में एक बात लिख दी गई है कि टेक ओवर नहीं होगा और अगर कोई करेगा तो उसको हम वैलिडेट नहीं कर सकते, तो फिर तो ये बातें खत्म हो जानी चाहिए कि जी आप ये ना करें और वो ना करें या हम ये नहीं करें। तो मेरी दानिश में मेरा ख्याल है असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि 18 करोड़ अवाम जो भूखे मर रहे हैं। आज एक वहां पर जो तकरीर हुई उसमें मुझे थोड़ा सा खुशी भी हुई कि एतजाज अहसन साहब ने, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन ये बात जो उन्होंने एतजाज अहसन साहब ने कही है कि जनाब बात ये कि बीबी शहीद ने जिस लोगों के लिए अपनी जान दी या जो प्लान उसने लोगों के लिए बनाया था, अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाती या इक्तदार में आ जाती, तो बात ये है कि कुछ उनकी तरफ तवज्जो दे। वो 18 करोड़ लोग बहुत राइट साहब, बहुत शुक्रिया। माज़ वक्त की तरह किल्लत है। फरीद साहब, कोई भी अपने जिम्मे ये काम नहीं लेना चाह रहा, हर कोई कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे। वो पार्टियां जो कि हुकूमत में नहीं है, क्या वो जिम्मेदारी लेंगी किस चीज की? इस 80% को 100% होने से रोकने की? देखना, ये बात तो बड़ी वाज़ेह सी है कि जो कुछ ये कर रहे हैं उसके बारे में इनका अपना वर्कर, इनका कारकुन इनसे सख्त तरीन नाला है, और जो हालत हो गई है 80% मैनिफेस्टो नाफिज करने की, उससे लोगों के तन के कपड़े उतर गए हैं, जिंदा दरगोर हो गए हैं। बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, चूल्हे सर्द हैं और फैक्ट्रियां बंद है, मजदूर सड़कों पे है, और 35 रुपए किलो आटा है, 26 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 70 रुपए किलो है। तो वहां गरीब को तो इन्होंने दफन कर दिया है। कौन सी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाएंगे? इसीलिए ये फिर बात करते हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अपने खिलाफ साजिश तो ये खुद कर रहे हैं। अभी जमात इस्लामी का लाहौर में धरना था, 1 लाख से ज्यादा आदमी थे, तो हर आदमी की जबान पर एक ही बात थी कि इन हुक्मरानों ने लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया है। लोग भरे बैठे हैं, तंग आमद बजंग आमद पे हैं। अब ऐसी हालत के अंदर आप इस तरह की तकरीरें करके आप समझते हैं कि जुडिशरी की तरफ कभी तवज्जो करवा दें, कभी मतलब वक्त गुजारी हो रही है। शेख साहब 1 मिनट में पास मुख्तसरन अपने क्लोजिंग नोट से दीजिए शेख साहब। फैसल, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हालात जिस नेच पे ले आए ये लोग, मैं खुद हैरान हूँ कि कोई भी सियासी जमात इस किस्म के ख्यालात नहीं रखती, ना इस किस्म के वो अंदाज अपनाती है जैसा कि इस सियासी जमात ने अपना अंदाज बनाया। वैसे फिर ये कहा जाए, जैसे इकबाल हैदर साहब ने जो बात की थी वो 100% फिर दुरुस्त ही लगती है कि शायद इनका मैंडेट यही था, सोच ही ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करें। क्योंकि मैं नहीं समझता कोई सियासी जमात ये कहे कि बुराइयां भी करती जाए और कहे जी हमने किया भी कुछ नहीं। ठीक है, राइट शेख साहब, बहुत शुक्रिया। न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी को बदनाम करें, बल्कि अपनी नाअहली की वजह से दूसरी जमातों को मकबूल करें। यानी कि इमरान खान की अहलियत या उनकी सपोर्ट का बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। तो सर और एक मिनट है सर, एक अहम नुक्ता जी, मेरे पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुन जख्मी हुए थे जी। अभी तक उनको जो उनके मसाइल हैं, जो उनके टांग कटी है, बाजू कटे हैं, बीमारियां, इलाज मुआवजे में थोड़ी बहुत तो मदद की गई थी, लेकिन उसके बाद इग्नोर किया, उसके बाद उन्हें इग्नोर किया। और शहीद जो हुए थे कारकुन, उनके घर में
रोटी कपड़ा के लाले पड़े हुए हैं। मैं आपकी वसासत से हुकूमत से अपील करता हूं कि उन कारकुनों के दाद रसी जरूर करें जो कि बीबी के साथ शहीद हुए थे, उनके घर वालों का, और जो बीबी के साथ जख्मी हुए थे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया फैज साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ आने के लिए। इकबाल साहब ने सही फरमाया कि वो जो जख्मी हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनका ख्याल करें। लेकिन बात हम ये है कि उनकी हम क्या रोएं। आज लोग अपने आप को फांसी दे रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदसोजी कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, कोई खुद को कत्ल कर रहा है, कोई एक दूसरे का गला काट रहा है, कोई कत्ल गारत में पड़ा है, कोई चोरी चकारी में पड़ा है, डाका, कोई बच्चियां बेच रहा है, सब कुछ हो रहा है। न जाने हमारे सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। उनको यही गम है कि जर्नलिस्ट हमसे टोपियां उछाल रहे हैं, उनको ये गम है कि 80% मैनिफेस्टो हो गया, 20% रह गया। उनको ये गम है कि जुडिशरी सुराग रसानी करे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो सब कुछ ख्याल करें, वरना ना रहे तो सलाम आखिर। इजाज़त दीजिए, आदाब।